2024 में डाइवोर्स रेट बहुत बढ़े। मैक्सिमम 10 साल में हाल ये होगा हमारे इंडिया में 90% मैरिजेस टूटे। अभी एनिमल मूवी आपने आई, एक किसी के साथ रिलेशनशिप कर रहा है बाहर और उसको भी आप जस्टिफाई कर रहे हो। आज जो हम हॉलीवुड की मूवी में देख रहे हो हमारे घरों में हमारे बच्चे करेंगे और ये नॉर्मल होगी कोई बात। अब ये हिसाब लगाते हैं कि ये कितना कमाता है, कौन सी गाड़ी से आया है, इसके पास कितनी ज़मीन जायदाद है, तब तो रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं इससे। अब ऐसे ही अगर फोकला है तो क्यों इसके पीछे अपना टाइम ख़राब करो, दूसरा कोई पकड़ते हैं। तो ये चीज़ वहाँ से भी आती है कि अगर मेरे माँ बाप अच्छा ढूंढ रहे हैं तो मैं भी अच्छा ढूंढ। हाँ, ये तो डेफिनेटली है। आपके घर में जैसा माहौल होगा, आपके माँ बाप से जो आपको मिलेगा, धीरे धीरे आप उसी को कंटिन्यू करोगे। जहाँ पे लड़का दिखा दिया, बोल दिया इतनी ज़मीन है, इतनी दौलत है, लड़के की प्राइवेट जॉब है और इतना कमाता है उतना कमाता है। शादी का पता चला ना तो घर खुद का है, ना कोई ज़मीन है, ना लड़का कुछ कमाता है, लड़का आवारा है। फिर क्या रीज़न होता है शादी के बाद जो ये प्रॉब्लम्स आने लगती? आपका ईगो अलग है, उसका ईगो अलग है। आपको भी पता है अगर कुछ होगी तो लात मार के चल दूंगी, उसको भी पता है कुछ होगा तो इसको मैं घर से बाहर कर दूंगा। अगर आपने अपने पार्टनर को अपने आप को समर्पित कर दिया कि अब आप जो बोलो वही सब कुछ है, तो बोला कुएं में गिरना है, पता कौन से में गिरना है, कितनी गहराई तक गिरना है, अकेले गिरना है या साथ में गिरना है, पहले मैं गिरूंगी बाद में तुम गिरना है, ये समझ। हम जिस दिन देने को तैयार हो जाएंगे ना, उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो, हम लेने के लिए बैठे हो। डाइवोर्स का सबसे ज़्यादा जो रेट इसीलिए बढ़ा है, उसमें सबसे पहला नंबर 1 रीज़न है पेरेंट्स। तो माएँ ये सोच रखती है कि अब मेरी जगह अब ये आ गई है, चुड़ैल आ गई है, अब ये मेरे बच्चे को बर्बाद करेगी। ऐसा बोला जाता है ना कि लड़की का जो घर खराब करती है वो उसकी माँ खराब करती है। जिन माँ बाप को ये पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उसका फल क्या निकलने वाला है, ठीक है, उसने ऐसे बोला ना, तू भी उसको ऐसे बोल देना, वो तुमको लेके नहीं गई ना, अगली बार तुम उसको लेके नहीं जाना। अच्छा, शादी में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना भी ज़रूरी होता है? जब आप प्रेम करोगे ना तो आपको वो मौका लगेगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पा रही हूँ। जब तुम्हारी शादी अगर हो रही है तो तुम्हारी डेड बॉडी भी वहीं से उठेगी। अब हम सोचे कि हम बाबा आदम के रूल आज भी उन औरतों पे लगा देंगे तो ऐसे कैसे होगा। किस टाइप की पेरेंटिंग आजकल लोग कर रहे हैं या पहले करते थे? माँ बाप को लगता है कि आप उसके मालिक नहीं हो, आप उसके माँ बाप हो, आप इस संसार में उसको लाए हो, उसके जीवन का मालिक वो खुद है। आप क्यों नहीं बन गए आईपीएस, आप क्यों नहीं बन गए डॉक्टर, उसकी जिंदगी तुमने हराम कर दी है पूरी, डॉक्टर बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए, तुमने खुद क्यों नहीं किया वो काम। हाँ, आपने एक रील डाली थी कि जो माँ बाप क्यों वृद्धाश्रम में हैं वो खुद अपने रीजन। लोग कहते हैं माँ बाप गलत नहीं होते हैं, माँ बाप भगवान होते हैं। माँ बाप भगवान नहीं होते हैं। बाप अपने बेटे से कंपटीशन कर रहा है कि मेरे से बड़ी गाड़ी इसने कैसे ले ली। अब इसको आप क्या बोलोगे। जो औरत कभी अपनी सास को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, वो चाहती है कि उसकी बहू उसको सेटिस्फाई करे। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है शोषण। कैसे रिलेशनशिप को सेव कर सकते हैं? देखिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है किसी एक को बेवकूफ़ बनना पड़े। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। हम बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं रिश्तों के बारे में, क्यों आजकल इतने रिश्ते बिखर रहे हैं। ये बात ये नहीं कि सिर्फ पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। मैं बात करूँ तो सारे ही रिश्ते बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से रिश्तों में वो चीज़ नहीं आ पा रही जो शायद पहले थी। तो आज मेरे साथ हैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट नाविक आनंद जी, जो इन चीज़ों पे बात करेंगे और बहुत सारी जो क्लैरिटी लोगों को नहीं मिल पा रही है रिलेशनशिप्स में वो हम क्लियर करेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है आप। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2024 में डाइवोर्स रेट बहुत बढ़े, मतलब इस डिकेड में ही पूरा बढ़े हैं और डबल ट्रिपल हो गए हैं। क्या रीज़न है, क्या ऐसी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ऐसा हो? देखिए, अभी जो डिवोर्स रेट बढ़े हैं, ये तो अभी बहुत कम डाटा आपके पास में है। आप 5-7 साल वेट करिए। मैक्सिमम 10 साल में हाल ये होगा हमारे इंडिया में 90% मैरिजेस टूटे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इतनी ओपननेस हो गई है, अब इतना ज़्यादा एक्सपोज़र हो गया है चीज़ों का कि अब कहीं न कहीं हम इतने ज़्यादा फ्री हो गए हैं कि हम अपने आप को कहीं बाँधना नहीं चाहते हैं। तो आज के समय में अगर हम रिलेशनशिप की बात करें जहाँ पे यंग जनरेशन है, जहाँ पे हम बात करते हैं अनमैरिड लोग हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू ये है कि हमने एक एक्सपेक्टेशन की एक पोटली हम लेके चलते हैं। बचपन से हमने टीवी में देखा है, हमने इतना कुछ पढ़ा है, सुना है, तो हमें बड़ी फैंटेसी रहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए,
जबकि असल में हम लोग नॉर्मल होते हैं, ठीक है। हम सबकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिलेशनशिप एक पार्ट है जिसे हमें निभाना है। हमारा करियर भी है, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे फाइनेंसेस हैं, हमारे बाकी इश्यूज़ हैं। पर कई बार क्या होता है कि मेजरली जो मैंने देखा है कि जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उनमें एक ही ज़्यादा सीरियस होता है। जितने भी रिलेशनशिप आप देखेंगे उनमें से मोस्टली एक सीरियस होता है और दूसरा कहीं न कहीं उतना सीरियस नहीं होता है या शायद सीरियस ही नहीं होता है। और वो रिलेशनशिप एक बंदे की वजह से चल रहा होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और अक्सर जब भी कोई गलती होती है या कहीं पे सॉरी बोलने वाली बात होती है तो उसी को हमेशा झुकना पड़ता है। तो कहीं न कहीं एक बात तो है कि जहाँ पे आज के समय में रिलेशनशिप जो ख़राब हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि झुकना कोई नहीं चाहता है। एक समय के बाद में, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं आज की डेट में। आज जो कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं या फिर जो इवन जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपोज़र इतना ज़्यादा है। आज से हम 20-30 साल पहले की बात करें, तब घर से निकलने के लिए आपको माँ-बाप से पूछना पड़ता था। अगर आपके ऑफ़िस में पता चल जाए कि इसका किसी से अफ़ेयर है, तो दोनों की नौकरी जाती थी। कॉलेज में अगर पता चल जाए कि आपका कोई चक्कर है, तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाता था या आपको लेटर इश्यू कर दिया जाता था। तो उस समय पे इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पेरेंट्स के लिए था या फिर वो उन ऑर्गनाइज़ेशंस में वो चीज़ अलाउड नहीं थी। वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था बेसिक। नई जनरेशन जिसको किसी से प्यार है, जो किसी के साथ में जो रिलेशनशिप में है, सिर्फ़ उनको ही पड़ी होती थी अपने रिलेशन की। बाकी सारा समाज उनके खिलाफ होता था। तो वहाँ बड़ा मुश्किल था किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। मुझे पता है कि मेरा आगे कुछ होना नहीं है, तो मुझे पता है कुछ होना नहीं है तो ठीक है यार, माँ-बाप की मर्ज़ी से शादी करनी है तो क्यों चक्करों में पड़ना। दूसरा, लड़कियाँ जब स्कूल कॉलेज में जाती थीं, तो बड़ी बंदिशें होती थी उनके पास कि या तो भाई छोड़ने जा रहा है या ट्यूशन पे जा रही हैं तो वहाँ भी टीचर को बोल के रखा है भैया आपकी ज़िम्मेदारी है। आजकल क्या है कि जैसे लड़कियाँ बाहर दूसरी सिटीज़ में रह रही हैं या माँ-बाप के साथ नहीं रहते हैं या इतना एक्सपोज़र है कि सुबह 8 बजे 9 बजे निकल रहे हैं, रात को 8 बजे घर पे आ रहे हैं, दिन में बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं है। तो जब किसी को भी फ्रीडम मिलेगी तो वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ़ को कहीं न कहीं मॉडरेट करने की कोशिश करेगा। तो चूँकि आजकल समाज में इतना कुछ रिलेशनशिप को हाइप कर दिया गया है। पहले कहते थे ना कि मूवीज़ समाज का आईना होती हैं। मैं कहता हूँ आजकल हमारा समाज मूवीज़ का आईना है, हमारा समाज सिनेमा का आईना है। तो सिनेमा ने कहीं न कहीं करप्ट तो किया है हमें। और मैं कहीं न कहीं समाज ने ना जो अच्छी चीज़ प्रेम की दिखानी चाहिए थी उसको छुपाया और जो वल्गैरिटी थी या उसमें जो गलत डायमेंशंस थे उनको ज़्यादा हाइप किया। तो जनरेशन जो नई है उसको यही लगता है कि नहीं, रिलेशनशिप का मतलब है कि नया बॉयफ्रेंड, नया गर्लफ्रेंड, उसने कुछ कर दिया, हमने छोड़ दिया, फिर नया बना लिया। आप और हॉलीवुड में जाओगे तो वहाँ पे एक ही इंसान के 3-3 4-4 रिलेशनशिप हैं। अभी एनिमल मूवी आपने आई, एक हीरो है जिसको आपने इतना हाइप किया हुआ है, उसको इतना अच्छा आप बता रहे हो और वो एक किसी के साथ रिलेशनशिप कर रहा है बाहर और उसको भी आप जस्टिफाई कर रहे हो। तो क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे जब कोई चीज़ पहली बार आपके साथ होती है ना तो आपको लगता है कि ये गलत है। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो हमने पहली बार देखी है। आपने किसी को कभी डेड बॉडी फर्स्ट टाइम देखी तो आपको 3-4 रात नींद नहीं आती है। फिर नॉर्मल हो गई, 2-4 देख लिए फिर करेक्ट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही पहली बार जब लाइफ़ में कुछ भी होता है ना कि किसी का हमने सुना कि किसी का रेप हो गया, तो पूरा माहौल गाँव में, शहर में ऐसे बदल जाता था कि 4-6 महीने तक शाम को कोई नहीं निकल रहा है और निगरानी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आजकल सब जगह हो रहा है, फ़र्क किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। नहीं है। तो आजकल किसका रिलेशन किसके साथ है, किसने किसको छोड़ दिया, किसने किसको पकड़ लिया, किसने किसका ब्रेकअप कर लिया, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल। पहले अगर किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ ब्रेकअप कर लिया, तो पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाती थी, लड़की तो खराब है। तो अब धीरे-धीरे करके चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई हैं। धीरे-धीरे करके जो टैबूज़ थे आज से 30 साल पहले, वो टैबूज़ नॉर्मलाइज़ हो गए हैं, हमारे समाज का हिस्सा बिल्कुल। हो गए हैं। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है, अरे वो ठीक नहीं था और ऊपर से मज़ाक और उड़ाएँगे, अरे यार मोटा था, वो सही नहीं था। मुझे तो वो अच्छा मिल गया है, वो बढ़िया है, वो मेरा ध्यान रखता है ऐसे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि समाज धीरे-धीरे बदल रहा है और कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि ये हमारे समाज की सच्चाई है। अगर हम बूढ़े पुराने लोगों की बात करें कि नहीं साहब हम बदलेंगे नहीं, ये ठीक नहीं होगा, हम तो इसका विरोध करेंगे, तो आप कितना विरोध कर लीजिए, समाज जिधर जा रहा है उधर जाएगा। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करिए। और मैं नहीं कहता हूँ कुछ बिगड़ रहा है, मैं नहीं मानता हूँ कुछ गलत हो रहा है। बस हम जैसा करते थे उससे कुछ अलग हो रहा है, इसलिए हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है।
लेकिन समाज में जो भी होता है या जिधर भी समाज जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी गति है, समाज की गति को आप रोक नहीं सकते। तो ये तो होगा, 10 साल बाद में डिवोर्सेस बढ़ेंगे, रिलेशनशिप खराब होंगे, और आज जो हम हॉलीवुड की मूवी में देख रहे हैं हमारे घरों में हमारे बच्चे करेंगे, और ये नॉर्मल होगी कोई बात। वहाँ पे फिर ये ओपन रिलेशनशिप है या ओपन सेक्स है या फिर 2-2 3-3 शादियाँ करना है, बिना शादी के किसी के साथ में रहना या 4-4 लोगों के साथ में रहना, ये बड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और ये होना है, आप इसको रोक नहीं सकते हो, तो आप एक्सेप्ट करो। एक और क्या है कि हम रिलेशनशिप को बड़ा फैंटेसाइज कर देते हैं, इतना फैंटेसाइज कर दिया है कि एक लड़का आएगा सफ़ेद घोड़े पे बैठ के और राजकुमार आएगा और प्रपोज करेगा और गुलाब देगा और इतने सारे गिफ्ट लेके आएगा, और एक बड़ा सा डब्बा होगा गत्ते का और वो खुलेगा, उसमें से गुब्बारे उड़ेंगे और कार निकलेगी, हम देखते हैं सब। तो लगता है कि काश हमारे जीवन में भी कैसा हो। अब आपका बॉयफ्रेंड आ रहा है, साहब ये तो 50 रुपये जेब में हैं, हमें पिज़्ज़ा खाना है, अब वो हिसाब लगाएगा, नहीं यार चलो चाय पी लेते हैं। तो आप सोचो जो फैंटेसीज आपके मन में हैं और जो रियलिटी आपके साथ घट रही है, कहीं ना कहीं वो फैंटेसीज इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो जहाँ पे हम कहते हैं ना भेदभाव, यही तो भेदभाव है कि आपके पास पैसा है, आपको गरीब मिल गया तो आपको जमेगा नहीं। तो फैंटेसीज इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ रिलेशनशिप में इमोशंस ख़त्म हो गए। हम कहीं ना कहीं अब ये हिसाब लगाते हैं कि ये कितना कमाता है, कौन सी गाड़ी से आया है, इसके पास कितनी ज़मीन जायदाद है, तब तो रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं इससे। अब ऐसे ही अगर फोकला है तो क्यों इसके पीछे अपना टाइम ख़राब करो, दूसरा कोई पकड़ते हैं। और इस चीज़ को अब हमने समाज में एक्सेप्ट कर लिया। हमारे फ्रेंड्स में लोग बैठ के बातें करते हैं कि यार वो तो किसको पकड़ा है यार तूने। तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो गई हैं अब। बट आपको नहीं लगता कि ये चीज़ पीछे आती है? जैसे कि अगर कोई लड़की है कि माँ बाप जब रिश्ता करने जाते हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि जहाँ मैं हूँ वहाँ से 3 गुना हो मेरी बेटी के पास। तो ये चीज़ वहाँ से भी आती है कि अगर मेरे माँ बाप अच्छा ढूंढ रहे हैं तो मैं भी अच्छा ढूंढ। हाँ, ये तो डेफ़िनेटली है। आपके घर में जैसा माहौल होगा, आपके माँ-बाप से जो आपको मिलेगा, धीरे-धीरे आप उसी को कंटिन्यू करोगे। तो अगर माँ-बाप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। तो बहुत कुछ तो आपको फ़ैमिली से मिलता है। बट कहीं न कहीं एक समझदारी तो सबको होती है ना कि अगर एक शराबी है, पैसे वाला भी है तो क्या है, इसके साथ जीवन ख़राब हो जाएगा। या एक ऐसा लड़का है जो का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जो कई लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा है, कई लोगों को घुमा रहा है। शादी एंगेजमेंट होगी उसके बाद में भी वो इन्वॉल्व है बहुत सारी इन एक्टिविटीज़ में। तो आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी धन संपत्ति आ जाए उस घर में जाने के बाद में, वो सारा वेस्ट है। आप जिस इंसान के साथ में जीवन आपको बिताना है, जिसके साथ में बुढ़ापा आपको काटना है, आपको बच्चे अपने पैदा करने हैं, अपनी गृहस्थी जोड़नी है, अगर वो इंसान सही नहीं है, तो आप एक बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो। और कैसे भी आप जस्टिफाई कर लो ना, आप अपने दोस्तों में जाके अपनी गाड़ी मर्सिडीज़ दिखा दोगे, अपनी BMW दिखा दोगे, लेकिन अंदर-अंदर आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो फिर हम एक दोहरी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि आप रियलिटी को समझो, और धीरे-धीरे समझ में आ जाती है। जिसको पहले नहीं समझ में आती, उसको बाद में समझ में आती है। कहीं न कहीं ज़रूरी है कि हम इमोशंस को अहमियत दें, हम कैरेक्टर को अहमियत दें, और हम इस चीज़ को अहमियत दें कि सामने वाला सेंसिटिव उतना है या नहीं है। आपके आँसू उसको दिखते हैं या नहीं। आप जब बीमार हो तो कहीं वो आपके सर पे पीली पट्टी रखने आता है या नहीं आता है। जब सब उसके खिलाफ हैं, तब वो आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। जब सास-ससुर उसको गालियाँ दे रहे हैं, उसके माँ-बाप को टीज़ कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर पे उँगली उठा रहे हैं, तब वो इंसान आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, वो देखना ज़रूरी है। हम अगर इस चीज़ पे ध्यान देंगे ना कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है या ख़ानदान कितना इम्पोर्टेंट है, तो बहुत बड़ी दौलत से आप चूक जाओगे। तो एक लड़की के पास ये अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो अपनी सच्चाई को शादी के बाद बदल सकती है। वो अपने माहौल को शादी के बाद बदल सकती है। वो अपने जीवन में कितना भी उसके दुःख है, कितना भी संताप है, उसके पास एक पावर है कि वो अच्छा इंसान चुन के उस दुःख संताप से छुटकारा। तो बड़ी समझदारी वाला डिसीजन है। इसको बेवकूफ़ी में लेना बेवकूफ़ी है। देखिए, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, हाँ। तो आज का समाज एक्सेप्ट करता है कि आप थोड़ा समय दो एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, और थोड़ा पता कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। पता करना चाहो तो सब कर सकते हो, और लोग करते भी हैं पता। बिल्कुल। बट हाँ, आप किसी को पेट में जाके तो नहीं पता कर सकते कोई इंसान कैसा है। अब कोई नारियल तो नहीं है कि फोड़ के देख लिया आपने कि अंदर पानी है या नहीं है। उतनी रिसर्च तो आप कर ही सकते हो कि आपको ये समझ में आ जाए कि सही है, गलत है, या चलेगा नहीं चलेगा। 20% अश्योरिटी तो हो। अब आप पूरी अंधे कुएं में आप गिर रहे हो तो आपको पता ही नहीं आपका क्या होगा।
तो एटलीस्ट उतनी अश्योरिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप जिस इंसान को चुन रहे हो 20% तो ये काम चलाऊ है, चल जाएगा काम, उतना तो आपको देखना चाहिए। और कई बार क्या है, माँ बाप की भी इसमें गलती होती है। माँ बाप चीज़ें छुपा जाते हैं, बताते नहीं है रियलिटी कि लड़का कहाँ है, क्या गलत। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लड़का दिखा दिया, बोल दिया इतनी ज़मीन है, इतनी दौलत है, लड़के की प्राइवेट जॉब है और इतना कमाता है उतना कमाता है। शादी का पता चला ना तो घर खुद का है, ना कोई ज़मीन है, ना लड़का कुछ कमाता है, लड़का आवारा है। आपसे जो 12 लाख रुपए उसको दहेज में मिले, उस दहेज से अब घर वाले 3 साल 4 साल अपना घर, ऐसे ऐसे केसेस हो जाते हैं। तो कई बार माँ बाप भी इतने बेवकूफ़ हो जाते हैं कि उनको चकाचौंध देख के वो पटक दिया उन्होंने, बाद में लड़की मरती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं। तो मैं तो बोलूँगा जो जनरेशन नई है, जो नए बच्चे हैं, उनको माँ बाप पे भी बिल्कुल ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। आप अपनी रिसर्च ज़रूर करो। आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, एजेंसीज़ हैं जहाँ पे आप एक फ़ोन करो, 2-5 हज़ार रुपये दो, सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी आपकी। तो ज़रूर कई बार ऐसा होता है कि शादीशुदा पहले से और दूसरी शादी कर ली, आपको पता ही नहीं है। कर्जे में है, करोड़ों के कर्जे में, आपको पता ही नहीं है, शादी कर ली। और अभी मेरे पास एक केस आया, अ, ये थोड़ा अलग है, जब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक मेरे पास केस आया, एक शेड्यूल कास्ट की लड़की थी और एक लड़का था, वो सवर्ण कास्ट का था। क्या होता है, जब सवर्ण कास्ट का लड़का किसी दलित लड़की से शादी करता है तो उनको 2.5 लाख 3 लाख रुपए देती है सरकार। ये योजना अच्छा। है सरकारी। तो उस लड़की को उसके समाज में लड़के वड़के दिखाए गए तो उसको पसंद नहीं आए। कि कोई फ्रेंड थी सवर्ण, उसने अपने भाई से मिलवा दिया। अब वो लड़का इसको ठीक लग गया, उन्होंने झूठ बोल दिया कि इसका घर है, ये नौकरी है इसकी और इतना कमाता है उतना कमाता। शादी हो गई। शादी हो गई, शादी में जो पैसा मिलना था लड़के को मिल गया। उसके बाद में घर का माहौल बदल गया। तो लड़की, जो लड़के के माँ बाप थे, वो लड़की के हाथ का पानी पीने को तैयार नहीं, उसको किचन में घुसाने को तैयार नहीं, उसको दीवार पे भी हाथ टच करने को तैयार नहीं। और अगर वो गलती से कहीं किसी कमरे में घुस जाए तो वो कमरा धोएं। और ये कंडीशन हो गई। लड़की मायके आ गई, उसको एक बच्चा भी हो गया। अब ना तो पति उसकी सुध ले रहा है, ना माँ बाप लड़के के सुध ले रहे हैं। उनको तो पैसा मिलना था, मिल गया। अब ना तो उस जो बच्चा पैदा हुआ उससे कोई मतलब है, ना बहू से कोई मतलब है। अब तुम लड़ते रहो केस। तो ये आजकल बहुत हो रहा है। आप ब्लाइंडली लोग ऐसे ही कहीं भी कुएं में गिर रहे हैं बिना सोचे समझे। तो शादी एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है। इसको अगर आप ऐसे ही हल्के में ले लोगे, या आप सामने वाले की खूबसूरती देख को अगर आप पागल हो रहे हो, या उसकी बताई हुई बातों को सुन के आप पागल हो रहे हो, और आप अपनी रिसर्च नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको जांच परख नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को कुएं में डाल रहे हो। तो जो भी यंग जनरेशन है जो शादी की तैयारी करे, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गई शादी से पहले की बात, जब सब कुछ ठीक रहता है। बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि जब शादी होती है सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर फिर वो फिर क्या रीजन होता है शादी के बाद जो ये प्रॉब्लम्स आने लगती देखिए, जहाँ पे दो लोग हैं तो आपको एक चीज़ तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि दो लोगों की सोच अलग है, है? बिल्कुल। उनकी परवरिश अलग है, उनका तजुर्बा अलग है, और कहीं ना कहीं उनका एक लाइफस्टाइल भी बहुत अलग है। ठीक है। अब समस्या क्या है कि आजकल शादियां हो रही हैं लेट। शादियां हो रही है 30 साल में, 32 साल में, 35 साल में। ये जो एज है बड़ी मेच्योर एज है। लोग 32-33 साल में इतने मेच्योर होते हैं कि वो अपने से आगे किसी को समझते नहीं। लोग कमा रहे हैं, अपना खर्चा उठा रहे हैं, अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, उनको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं। लड़की है वो कमा रही है, लड़का है वो कमा रहा है। आप अपना ईगो कैरी करके चल रहे हो साथ में हर जगह। पहले क्या होता था, अगर 22-23 साल में शादी हो रही है, दोनों इमेच्योर हैं, माँ बाप ने जो बोल दिया वो कर लिया। कोई गलती कर दी, माँ बाप ने डांट दिया। अगर आपस में झगड़ रहे हैं तो माँ बाप बीच बचाव करके ठीक करा देंगे। और जब आप इमेच्योर होते हो और आप धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ जाते हो, तो दोनों लोग साथ साथ में मेच्योर होते हैं। तो अगर एक 20-22 साल का लड़का लड़की अगर शादी करके साथ में बंधे हैं, तो वो साथ साथ में मेच्योर हो रहे हैं। जब वो साथ साथ में मेच्योर हो रहे हैं, तो ठोक पीट के, लड़ झगड़ के, बहस कर कर आके 2-3 साल में वो उनको समझ जाते हैं कि अब डिवोर्स तो ले नहीं सकते, क्यों, ना तो जेब में तुम्हारे पैसा है, ना तुम कमा रहे हो, ना तुम्हारी बीवी कमा रही है, माँ बाप पे डिपेंडेंट हो, घर से उड़ के जा नहीं सकते हो। और कहीं ना कहीं एक बचपन से पैटर्न कहीं ना कहीं एक बचपन से पैटर्न बना हुआ है कि माँ बाप की बात टाल नहीं सकते। तो आपको मजबूरी में रहना पड़ता है। और जब कोई भी इंसान किसी के साथ मजबूरी में 1-2 साल रह जाएगा ना, तो अपने आप वो एडजस्ट कर लेते हैं। जब आपको पता है ना कि मुझे इस सोफे पे बैठना है और इस सोफे में बीच में ये कुछ दिक्कत है, तो मैं इससे एडजस्ट करके धीरे धीरे करके खिसक खिसका के बैठना सीख जाऊंगी। जब भी आप इस सोफे पे बैठोगे ना, आप उस पॉइंट पे बैठोगे जो कंफर्टेबल है। क्यों? आपने एडजस्ट कर लिया।
ऐसे ही जब आप 2 साल 3 साल किसी के साथ रहते हो और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप एडजस्ट करने लगते हो। जब आप एडजस्ट करने लगते हो, फिर वो एडजस्टमेंट आपको वो बॉदर नहीं करती है। फिर एक समय के बाद में आप एक दूसरे की आदतों को समझ जाते हो, एक दूसरे की नीड को समझ जाते हो, और कहीं ना कहीं कम एज में जब आपको प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, आपके इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं, आपके फिजिकल अटैचमेंट हो जाते हैं, एक दूसरे को जब आप समय देते हो एक दूसरे से, कहीं ना कहीं देखिए हम घर में अगर जानवर भी पालते तो उससे प्यार हो जाता है। तो जब हस्बैंड वाइफ है, नई नई शादी होगी, यंग एज है, एक दूसरे के साथ में, और उस एज में ना इमोशंस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपकी फिजिकल नीड पूरी कर रहा है, आपकी इमोशनल नीड पूरी कर रहा है, और एक है कि यार कोई है, घर जाऊंगा तो कोई मुझे देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई टच करने वाला, तो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है वो। तो जब तक आप कमाना सीखते हो तब तक आप ये समझ जाते हो कि अब यही सब कुछ, अब कहीं नहीं जा सकते। अब शादी हो रही है 32-33 साल में, आप भी कमा रहे हो, वो भी कमा रहा है, आपका ईगो अलग है, उसका ईगो अलग है, आपको भी पता है अगर कुछ होगी तो लात मार के चल दूंगी, उसको भी पता है कुछ होगा तो इसको मैं घर से बाहर कर दूंगा, डिवोर्स लेना ईजी है। तो जब आपको पता है कि सब कुछ पॉसिबल है तो फिर आप क्यों दबोगे? मैं तुम्हारे बाप से नहीं दबने वाली, मैं कमा रही हूँ तो अब इशू क्या हुए कि दोनों मेच्योर हैं, दोनों कमा रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, समर्पण कहीं से आ ही नहीं सकता। रिलेशनशिप हमेशा चलता है समर्पण। अगर आपने अपने पार्टनर को अपने आप को समर्पित कर दिया कि अब आप जो बोलो वही सब कुछ है, तो बोला कुएं में गिरना है, बता कौन से में गिरना है, कितनी गहराई तक गिरना है, अकेले गिरना है या साथ में गिरना है, पहले मैं गिरूंगी बाद में तुम गिरना, ये समर्पण। अगर समर्पण नहीं है तो आप कितना भी कर लो एक दूसरे के लिए, कभी भी आपकी शादी चल नहीं सकती। तो हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम समर्पण तो देते नहीं हैं, हम जजमेंट करने लगते हैं। यार मैं तो इसके लिए इतना कर रहा हूँ, ये पूछ भी नहीं रही है, मेरी उस दिन तबीयत ख़राब थी, इसने तो मुझे दवाई के लिए भी नहीं पूछा, मेरे मम्मी पापा आए थे, ये उनको स्टेशन भी लेने नहीं गए। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, आप अपनी कहानियाँ अंदर बना रहे हो, रियलिटी आपको पता नहीं है क्या है। हो सकता है कोई रीज़न हो सकता है कोई कारण हो। तो कई बार क्या होता है कि ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि आपस में जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं घर से आती हैं, फैमिली से आती हैं, आप जो जो हमारी हर चीज़ की धारणाएं बनी हुई हैं। तो जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन आएंगी तो वहाँ पे समस्या होगी। आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, मेरा ध्यान रखे, सबके सामने मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे टाइम दे, मुझे गिफ्ट दे, मुझे आई लव यू बोले, मुझे किस करे, ये हर उसकी होती है। और आदमी सोचता है कि ये तो मेरे मम्मी पापा से बना के चले, ये मेरे प्रॉब्लम्स में एडजस्ट करे, जब मैं परेशान हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, कहीं शादी ब्याह में हो तो सब सज धज के जाए, हमारे समाज का सम्मान बढ़ाए। तो सब अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। हम अपनी डिमांड उससे कर रहे हैं, वो अपनी डिमांड हमसे कर रहा है ना, हम उसकी डिमांड समझने को तैयार है, हमने कान बंद किए हुए हैं, उसने अपने कान बंद किए हुए हैं, बोलना दोनों को है लगातार लगातार। तो जब आप सिर्फ बोलते जाओगे तो सुनेगा कौन? तो हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, हम सिर्फ मांग रहे हैं, हम देने को तैयार ही नहीं है। जब आप देने को कुछ तैयार नहीं हो तो आप कैसे समझ सकते हो कि उस रिलेशनशिप में कुछ है या वो चल सकता है? तो समहाउ विल हैव टू बिकम लिटिल टॉलरेंट अबाउट थिंग्स। आप शादी में हो, दो लोग अलग हैं, अलग परवरिश है, अलग शिक्षा है, अलग दिमाग है, तो अलग अलग तो होंगे। तो हम एक्सेप्ट करना शुरू करें कि ठीक है, थोड़ी सी आलसी है, चलेगी, ये खाना नहीं बना रही, खाना मैं बना लूँ, इसको बाहर जाना पसंद नहीं है, मैं इसको परेशान नहीं करूँ, मम्मी पापा को समझा दूंगा ये नहीं जाएगी, इसको अगर समझना धजना पसंद है तो ठीक है, मैं इसको लेके जाऊंगा, पैसे भी दूंगा, सब कुछ करूंगा। तो आपको कहीं ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंसान ऐसा ही है और हम ऐसे ही करते हैं। हमारे घर में अगर बहन है तो हम ऐसा थोड़ी बहन को घर से बाहर कर देंगे, नहीं समझ में आएगी, लेकिन हम बीवी को बाहर कर देते हैं, हम डिवोर्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ ऑप्शन नहीं है बाहर करने का, यहाँ ऑप्शन खुला हुआ है तो आप तैयार बैठो। तो समस्या ये है कि हम एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा करते हैं, हम जिस दिन देने को तैयार हो जाएंगे ना, उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम लेने के लिए बैठे हो, ये मुझे चाहिए, ये दे दो, ये दे दो। जिस दिन तुम देने के लिए बैठोगे, रिलेशनशिप में प्रेम क्या है? प्रेम है देना बेसिक। आप सामने वाला जो चाह रहा है ना, आप उसे 4 गुना देने को तैयार। देखिए, आप किसी को गाली दोगे, आपको उल्टा गाली देगा वो इंसान। अगर आपको कोई थप्पड़ मारेगा, आप उल्टा थप्पड़ मारोगे। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करोगे, क्या उसको रोक सकते हो? अगर आप किसी की हेल्प करना चाहो, क्या वो आपको रोकेगा?
या आप किसी को मुसीबत में हाथ बढ़ाओगे तो क्या वो आपको रोकेगा? तो आप क्यों डिमांड कर रहे हो कि वो आपको हेल्प करे? आप क्यों डिमांड कर रहे हो कि वो आपको रिस्पेक्ट करे? आप क्यों डिमांड कर रहे हो वो आपको प्यार करे? आप दो ना पहले, आप दो, निस्वार्थ भाव से दो। आप, इट्स एन अपॉर्चुनिटी बेसिकली। मैं रिलेशनशिप को ऐसे मानता हूँ कि जैसे आप ईश्वर को पूज रहे हो, ईश्वर एक मूर्ति है, एक भगवान है, हमें पता नहीं उसमें शक्ति है या नहीं है। आपके पास एक जीता जागता एक इंसान है आपके घर में, जिसे आप प्रेम कर सकते हो, जिसको आप भगवान समझ सकते हो। ज़रूरी थोड़ी कि उसकी पत्थर की करेक्ट। मूर्ति हो या वो उसने कोई बहुत वो किया हो। अगर आप उस इंसान में अपने ईश्वर को देखने लगोगे ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमारी समस्या क्या है कि हम उसको इंसान भी मानने को तैयार नहीं है। शादी होते ही मैंने ये देखा है, तीसरे दिन लोग हिसाब लगाने लगते हैं कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं। मोबाइल में रिकॉर्डिंग होने लगेंगी, कुछ बात हो गई तो तुरंत नोट कर लिया, आज ये होगा, कोर्ट में पेश कभी करना पड़ा तो क्या होगा। तो आपने क्या किया, शादी के तीसरे दिन आप हिसाब लगाने लगे कि अगर कोर्ट में जाना पड़ा तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मेरी सास मेरे बारे में क्या बुराई कर रही है, मेरी ननद तो मेरी एकदम खिलाफ है, मेरी जेठानी तो मुझे इस घर में नहीं रहने देगी। आप तीसरे दिन से हिसाब लगाने लगे, हस्बैंड का हिसाब लगाने, अरे ये तो मेरे तो नहीं दे रहा है, मैं प्यासी हूँ, 3 घंटे हो गए, इसने मेरे पानी को भी नहीं पूछा, मैं यहाँ पे अकेली बैठी हूँ, 2 बज गए हैं, तो पता है मैं 1 बजे खाना खाती हूँ, अभी तक ये भी पूछने नहीं। तो क्या है, आप अपने मन में चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, मन में सी चीज़ सोच रहे हो। तो क्या हुआ कि शादी हुई नहीं है अभी पूरी आपकी, उससे पहले आपने डिवोर्स का इंतजाम पहले कर लिया कि होगा तो ये करेंगे। अगर मेरा डिवोर्स होगा तो पहले से रिकॉर्डिंगें चालू हो जाएंगी, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है, बात हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, सास ने कुछ किया रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या है, आप शादी शुरू करने से पहले आप तोड़ने का इंतजाम करने लगते हैं। और आजकल ये होता है, और ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं फ्रेंड्स दे रही हैं उनकी, या लड़के के दोस्त दे रहे हैं, या माँ बाप दे रहे हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं। बिल्कुल। कई बार आपको लोग जब पढ़ने सुनने बैठते तो ये यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है, तो जासूसियाँ कर रहे हैं, तो क्या होगा। देखिए, आप अगर देने के लिए बैठोगे ना तो कोई इंसान बुरा नहीं है। मैं कहता हूँ कोई इंसान इतना बुरा हो ही नहीं सकता है जिसको आप अपना नहीं बना सकते। और अगर आप जज करने बैठोगे ना तो आपको भगवान राम में, कृष्ण में भी गलतियाँ दिख जाएँ। तो शादी का तो ये है कि आप उसको अपना ईश्वर बना लोगे तो सारी समस्याएँ खत्म हैं। बेसिकली एक्सपेक्टेशन जो होती है, जब आप किसी के लिए जितना करते जाओगे उतनी, और एक्सपेक्टेशन उससे का तो रिलेशनशिप बिल्कुल। खराब होती है। अच्छा, क्योंकि आपने अभी बीच में बात करी, क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। अभी पीछे भी हमने पॉडकास्ट किए थे और रिसर्च भी सामने आई है कि जो डाइवोर्स का सबसे ज़्यादा जो रेट इसीलिए बढ़ा है, उसमें सबसे पहला नंबर 1 रीज़न है पेरेंट्स, लॉज का इन्वॉल्वमेंट। उस पे आपका क्या? देखिए, मैं जो पेरेंट्स हैं हमेशा मैं उनको एड्रेस करता हूँ कि देखो, आपकी तो कट गई जैसी कटनी थी। उनकी अभी शुरू हुई है भाई। अभी बेचारा नई-नई शादी करके आया है, नई-नई बरसात उसके जीवन में हुई है, थोड़ा-सा उसको नहाने दो, थोड़ा-सा प्रेम को समझने दो, थोड़ा-सा उसके जीवन में कुछ खुशियाँ आई हैं तो उसको एन्जॉय करने दो। माँ-बाप क्या होता है बेसिकली, बहुत परिवारों में ये होता है कि माँ-बाप को बचपन से ये लगता है कि ये हमारा एसेट है, हम इसके मालिक हैं। बेसिकली समस्या है मालिकियत। आप मालिक हो बचपन से उस बच्चे के। इस स्कूल में जाना है, इस ट्यूशन में पढ़ना है, तेरे को ये स्ट्रीम में जाना है, ये करियर बनाना है, ये शादी करनी है। शुरू से वो मालिक रहे हैं, अब इतनी जल्दी कैसे पकड़ छोड़ देंगे। तो जैसे ही शादी हुई, अब तक जो बच्चा आपसे पूछ के आता था, आपसे पूछ के कोई डिसीजन लेता था, आपसे पूछ के बाहर जाता था, आपसे पूछ के कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाता था, अब उसने सडनली पूछना छोड़ दिया। जो बच्चा सुबह शाम आपकी आंखों के सामने रहता था, वो 4-4 घंटे बीवी के साथ कमरे में है, अब आपको यहाँ से जलन होना शुरू। और कहीं न कहीं एक ह्यूमन टच होता है, जो माँ जिस बच्चे को पैदा करती है ना, उसका लगाव होता है। कई बार माँ और बच्चे में इतना, लड़के में इतना लगाव होता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि मेरी जगह कोई दूसरा ले रहा है। तो माँ ये सोचने लगती है कि अब मेरी जगह अब ये आ गई है, ये चुड़ैल आ गई है, अब ये मेरे बच्चे को बर्बाद करेगी। तो जैसे-जैसे वो, अब क्या है कि कुछ तो हो रहा है और कुछ अपने मन में भी चल रहा है कि अरे 8 बज गए, अब तक कमरे से नहीं निकला है, और 6 बजे तो मैं उसको चाय दे देती थी, ना तो उसको चाय पिलाती है ना कुछ। तो वो अपने रीज़न अपने आप बना रहे हैं वो। तो माँ-बाप क्या करते हैं कि वो उनको ये भूल जाते हैं कि भैया अब ये उसका भी हो चुका है। ये उसका पति है, अब ये उसका भी, उसका उसके जीवन में इसका हिस्सा है, अब आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं। उनको ये लगता है कि हमारे कंट्रोल में ये रहे, हम जैसे चाहें वैसे करें, और बहू हम जो चाहें वैसे करें। अब आप ये बताओ, 30 साल की आपकी बहू है, मैच्योर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो आपके 60 साल पुराने चीज़ों को अपनाएगी क्या? अब आप ये सोच रहे हो कि आप देखो,
आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो 60 साल पुराना है। अब आप ये मैच्योरिटी चाह रहे हो कि 25 साल की लड़की, 30 साल की लड़की 60 साल वाली मैच्योरिटी दिखाए, कैसे दिखाएगी? क्या आप 25 साल में ऐसे थे? हो सकता है आप इतने हो गए, मानता हूं, लेकिन वो जनरेशन अलग थी। ये बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़े हुए हैं, ओपन माइंडेड हैं, स्कूलों में कॉलेजों में गए हुए हैं, इन्होंने बहुत कुछ दुनिया देखी है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 60 साल वाली मैच्योरिटी इनमें होगी। दूसरी, बंधनों में आप किसी को भी रखोगे, चाहे कोई भी हो, आप एक एम्प्लॉय भी रखते हो ना, उस एम्प्लॉय को आप फ्रीडम दोगे तो वो क्रिएटिविटी दिखाएगा, अच्छा काम करेगा, आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। लेकिन आप 24 घंटे उसको बताते रहोगे ना, ऐसे करना है, ये करना है, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, तो एक समय के बाद में वो या तो खुद छोड़ के भाग जाएगा या आपको उसको निकालना पड़ेगा। वो कभी फ्रीली परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ तो एक ऐसी औरत है 24 घंटे आपकी आंखों के सामने है, आप तो उसका जीना आराम कर दोगे अगर आप टोकने के बैठ गए तो हम, ऐसा लगता है कि हमने जैसे ऑर्डर करके बहू बुलवाई है, कि हमने जैसे पेमेंट करके ऑर्डर किया है कि साहब हमें ये पिज़्ज़ा चाहिए, उसमें आप इतना अ, ये डालना, इतना चीज़ डालना, इतना ये डालना, हम ऐसे ही करते हैं ऑर्डर। तो ऐसा लगता है कि हमने ऑर्डर करके बहू मंगवाई है कि उसमें ये गुण होने चाहिए, ये आदतें होनी चाहिए, अगर इससे अलग है तो साहब हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इस ऑर्डर को ले जाओ वापस। तो आप एक इंसान को घर में लाए हो, उसकी अपनी सच्चाइयाँ हैं, उसकी अपनी रियलिटी है, उसकी अपनी आदतें हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने अपने बेटे को स्वीकार किया है ना, उसमें भी कमियां होंगी। आप अपने पति को उसकी बुराइयों के साथ स्वीकार किया है, आपकी बेटी को आपने उसकी बुराइयों के साथ स्वीकार किया है, तो इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? ये बाहर से आई है इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हो, समस्या क्या है? आपने अपनी बेटी को घर से निकाला, आपने अपने बेटे को घर से निकाला, क्योंकि अपने वहाँ ऑप्शन नहीं है। आपने अपने पति को घर से निकाला, नहीं निकाला, तो फिर इसको घर से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि ये बाहर से आई है। और असल बात यह है, आप खुश नहीं हो इससे। आपकी बेटी शादी करके गई है, क्या उसके ससुराल वाले खुश हैं? क्या खुश हैं वो? अगर खुश है तो ठीक है, ये भी खुश कर देगी। कोई अपनी बहुओं से खुश नहीं होता है इस दुनिया में, ठीक है? तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अलग इंसान है, अलग परवरिश है उसकी, अलग जगह से आया है, उसको समय दो। साल 1.5 साल समझो, परखो, उसको फ्रीडम दो, फिर कोई बात है तब जाके आप उसको शिकायत कर सकते हो। एक इंसान, लड़की आई आपके घर में, वो अपने माँ बाप को, अपनी परवरिश को, अपने दोस्तों को, अपने कजिन्स को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ के आई है, अपना शरीर लेके आई है, बस कुछ नहीं है उसके पास में। यहाँ पे वो आपके परिवार के साथ एडजस्ट कर रही है, आपके रीति रिवाज के साथ एडजस्ट कर रही है, आपके समाज के साथ एडजस्ट कर रही है, आपकी बुराइयों, आपकी आदतों के साथ में एडजस्ट कर रही है, आपके बेटे के साथ एडजस्ट कर रही है। जब वो इतना एडजस्ट कर रही है तो आप थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लो। तो समस्या ये है कि हम एडजस्ट करने को तैयार नहीं। हाँ, एक टर्म बहुत बोला जाता है, काफी रील्स पे भी आपने देखा होगा कि ये तो हो गई इन लॉज की, लड़की के इन लॉज की बात। ऐसा बोला जाता है ना कि लड़की का जो घर खराब करती है वो उसकी माँ खराब करती है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं बहुत ही अरमानों से, क्या वो चाह सकते हैं कि इसका घर टूट जाए? देखिए, नोइंगली अननोइंगली ये चीज़ें होती तो हैं। जिन माँ बाप को ये पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उसका फल क्या निकलने वाला है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उनके लिए तो वो अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, उसने ऐसा बोला ना, तू भी उसको ऐसे बोल देना। वो तुमको लेके नहीं गई ना, अगली बार तुम उसको लेके नहीं जाना। तो ये कहीं ना कहीं आप तो नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है आप अपने बच्चों को एडमेंट बना रहे हो, आप अपने बच्चों को बदतमीज़ बना रहे हो। जब आप उनको ये सिखाओगे ना, एक्सेप्ट करना सीख। देखिए, जीवन में आपको हर जगह हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं। सुखी वही है जो एक्सेप्ट करना जानता है, जो स्वीकार करना जानता है। माँ बाप को चाहिए वो बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा स्वीकार करो, स्वीकार करो तुम्हारा पति शराबी है, स्वीकार करो तुम्हारे सास ससुर खड़ूस हैं, स्वीकार करो कि ये घर तुम्हारा है। जब आप स्वीकार करोगे ना, तब आप उसमें सुधार भी कर सकते हो। जिस दिन आप स्वीकार करते हो कि आप बीमार हो तो आप दवाई ले लेते हो, जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे ना, अरे कोई नहीं, हल्की सी खांसी है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, हल्का दर्द हो रहा है, ऐसे ही हो रहा होगा, कल मैं जिम गई थी ना, थोड़ी कल खिंच गई। तो ये कि आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप स्वीकार कर लेते हो, आप ठीक कर लेते हो। जिस दिन आप स्वीकार कर लेते हो कि ऑफिस गंदा हो रहा है, आप स्वीपर को बुलाओ, भाई इसका पोछा वोछा लगा, क्योंकि आप उसको स्वीकार कर रहे हो कि हाँ ये गंदा है, आप स्वीकार कर रहे हो कमी है, तो आप स्वीकार करो कि हाँ ये ऐसा है। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे ना चीज़ों को, हमारी दिक्कत पता है क्या है, हम सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन हम बिना स्वीकार करे सुधारना चाहते हैं। आप किसी भी ग्रुप में अगर जाते हो और उस ग्रुप का आप हिस्सा नहीं हो, और उस ग्रुप में आप बदलाव करना चाहो कि आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, आप उस ग्रुप से 2 मिनट में लात मार के भगा दिए जाओ। क्यों? क्योंकि कोई आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपकी बातों को नहीं सुनेगा।
पहले आपको ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए उनकी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और हो सकता है समझते समझते आपको ये समझ में आया कि नहीं ये तो सही है यार, मैं इनको गलत समझ रहा था। कई बार बहू को लगता है कि शायद ये सास ससुर गलत हैं, लेकिन जब वो स्वीकार करना शुरू करेगी उसको लगेगा यार ये तो सही बोल रहे हैं, ये तो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब तक हम वन साइडेड स्टोरी को लेके चलेंगे, हम कभी किसी चीज़ में अच्छाई देख ही नहीं पाएंगे। करेक्ट। हम तो अपने आप को, हम जब भी हम अपनी कोई स्टोरी बताते हैं तो हम अपने आप को ही अच्छा बताने की हाँ, कोशिश करते हैं। तो क्या है कि माँ बाप जो सिखा रहे हैं, माँ बाप ये नहीं बोल रहे हैं कि पहले समझो गलत क्या है। और क्या है, जब आप अपने दिमाग से काम करोगे ना तो आप अपना अच्छा बुरा बुरा सोच के, जब आप अपने दिमाग से कुछ भी डिसीजन लोगे ना, अच्छा बुरा सोचोगे। आज आपको अगर ये ऑफिस चेंज करना है ना, तो आप पूरा सोचोगे मेरा कितना बजट है, क्या मेरे पास इतना पैसा है मैं दूसरा ऑफिस ले सकती हूँ, यहाँ जो अमेनिटीज़ हैं जो फैसिलिटी है वहाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आप सोचोगे। लेकिन जब आप इमोशन में बह के या किसी के बहकावे में आके छोड़ोगे ना, तो आप लात मार के दरवाज़ा पटक के जाओगे। फिर भले बाद में क्या होगा कुछ पता नहीं है, आपका लॉस होगा। तो क्या है, आप जब इंसान दूसरों से शिक्षा लेने लगेगा तो अपना दिमाग चलाना बंद कर देता है। तो फिर क्या होगा, जब आप दूसरों से शिक्षा ले रहे हो तो जब तक आपका बिगाड़ा नहीं हुआ तब तक वो शिक्षा देगा, जैसे बिगाड़ा हो जाएगा वो अपने हाथ खींच लेगा। मैंने थोड़ी बोला था घर छोड़ना है, हमने थोड़ी बोला था हमारे पास आ जाओ। फिर वही माँ बाप उसको बोलेंगे भाई अब तू जा, तेरे ससुराल जो हो रहा है देख। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं शादी के बाद में माँ बाप को बहुत ज़्यादा बच्चों की तरफ इतना नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ में आप रोक टोक कर रहे हो। थोड़ा उनको एडजस्ट करने दो, सबके जीवन में स्ट्रगल होते हैं, आपने भी स्ट्रगल करे होंगे। स्ट्रगल से इंसान मजबूत बनता है। तो माँ बाप को ठीक है बहुत बड़ा कुछ है तो मान सकते हैं कि बहुत मारपीट कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, लेकिन साल 2 साल उसको समझने की कोशिश करो कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम जो चीज़ को समझ रहे हैं उससे अलग है, क्या पता हमारी बेटी में ही कोई कमी हो, या हो सकता है वो इसके भले के लिए बोल रहे हैं। तो कई बार माँ बाप को थोड़ा सा समय देना चाहिए, बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा, शादी में क्या कॉम्प्रोमाइज करना भी ज़रूरी होता है अगर आपको ठीक शादी चलानी है तो? देखिए अगर प्रेम है तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कुछ करना ही नहीं पड़ता है। देखिए प्रेम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, प्रेम में तो मौका होता है। जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इसकी वजह से मुझे दबना पड़ रहा है या इसकी वजह से मुझे मेरा कुछ आज़ादी खोनी पड़ रही है, जब आप प्रेम करोगे ना तो आपको वो मौका लगेगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पा रही हूँ। मुझे मौका मिला है आज इसके लिए अपनी नौकरी छोड़ने का, मुझे मौका मिला है आज बच्चों की परवरिश की वजह से मेरे कुछ शौक छोड़ने का। तो वहाँ पे देखिए इस दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। जिसे आप अच्छा मान लोगे वो अच्छा है, जिसे आप बुरा मान लोगे वो। तो कॉम्प्रोमाइज़ तब हम मान सकते हैं जहाँ पे आप वो करना नहीं चाहते हो और आपको करना पड़ रहा है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि आपको जो करना पड़ रहा है अगर आप उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लो कि नहीं ये मेरे जीवन का हिस्सा है, ये मेरी खुशी का साधन है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो अब वाइफ को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़, इट्स एन अपॉर्च्युनिटी। आप एक नए जीवन को पैदा कर रहे हो, आप अपने परिवार को बड़ा कर रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ में और अपने साथ में एक एक ऐसी दुनिया को, एक ऐसे बच्चे को क्रिएट कर रहे हो जो आप दोनों का हिस्सा होगा, जिसमें आपके दोनों के जीन्स होंगे। तो सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दिस। आज अगर आप अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हो, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। हर चीज़ में अच्छा ही है। अगर आप प्रेम में हो ना तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा। समस्या ये है कि हम हर चीज़ को आधा जान के रिएक्ट करने लगते हैं। तो देयर इज नो सच कॉम्प्रोमाइज इन लव। अगर प्रेम में समर्पण नहीं है तो हर सांस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना। अगर आपके प्रेम में समर्पण नहीं है तो हर सांस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप जजमेंटल हो। वहाँ पे आप उसकी खुशी के लिए नहीं कर रहे हो। वहाँ पे आप इस मजबूरी की तरह इस काम को कर रहे हो कि मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप में बंधी हुई हूँ या मैं इस रिलेशन में बंधा हुआ हूँ। तो जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे समर्पण है, जहाँ पे एक दूसरे के लिए डेडिकेशन है, वहाँ पे ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और सामने वाला भी अगर कुछ आपको कहीं ड्रैग कर रहा है किसी चीज़ में या आपको मजबूर कर रहा है कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे आपको अपने दिमाग में, अपने इमोशंस में उसको ऐसे स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें मेरा बुरा नहीं है। मेरा पति अगर बाहर विदेश में जा रहा है कमाने के लिए, मुझे जाना पड़ रहा है साथ में, तो ये तो अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप अपनी खुशियों को सामने वाले की खुशियों से जोड़ देते हो, जब उसकी अपॉर्चुनिटीज़ में आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगते हो,
जब उसकी उपलब्धियों में आप अपनी उपलब्धि देखने लगते हो, तब कॉम्प्रोमाइज़ कुछ रहता ही नहीं है। आजकल के दौर में तो मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फैमिली हो, जलन ज़्यादा हो गई है। कि अगर पति अच्छा कुछ कर रहा है तो पत्नी को जलन है, अगर पत्नी कुछ अच्छा कर रही है तो पति को। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि जिसकी वजह से डाइवोर्स हाँ, रेट बढ़ बिल्कुल। रहा है। देखिए, हस्बैंड वाइफ़ कभी 2 आइडेंटिटी होते ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ़ एक आइडेंटिटी होती है। उनकी किसी का दुःख है तो उन दोनों का दुःख है, सुख है तो दोनों का दुःख है। आजकल की जनरेशन में समस्या ये है कि आप एक तो हुए नहीं हो। कोई बात हुई तुरंत ससुराल में कंप्लेंट कर दिया, आपकी बेटी तो ऐसा कर रही है। कुछ-कुछ बात हो गई तो साले को फ़ोन कर दिया, यार इसको तो ले जाओ, ये हमारे एडजस्ट नहीं कर पा रही है। मेरे माँ-बाप को ऐसा-ऐसा बोल रही है, ये हो रहा है, वो। पहले क्या होता था, पहले जब शादियाँ होती थी आज से 20-30 साल पहले, तो हम जो एक-दूसरे को एक पैमाना होता था, एक-दूसरे को जाँचने का, परखने का, वो हमेशा सामने वाले के संस्कार होते थे, उसका कैरेक्टर होता था, उसका खानदान होता था, उसकी अच्छाई होती थी। आजकल हम जाँचने का पैमाना हमारा पैसा हो गया है, कमाई हो गई है, स्टेटस हो गया है। हर आदमी अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाने में लगा है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी अलग है, मेरी वाइफ़ का अलग है, ठीक है? मेरी पहचान अलग है, उसकी पहचान अलग है। अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप इंडिविजुअली अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन तो आएगा, ठीक है? हस्बैंड वाइफ में तब तक कॉम्पिटिशन नहीं आता है जब तक हस्बैंड ऊपर है, वाइफ नीचे है। जिस दिन वाइफ ऊपर जाती है, कहते हैं ना कि जब बीवी पति से ज़्यादा कमाने लगे तो घर का माहौल बदल जाता है। तो जब तक पति ज़्यादा कमा रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन पत्नी ज़्यादा कमाने लगेगी ना, उस घर में कलेश चालू हो जाएँगे। उसका सबसे बड़ा कारण इसकी साइकोलॉजी समझिए। मेल है प्रोटेक्टर, जो हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है वो प्रोटेक्टर की है। जो हमारे अधीन हैं या जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, हम उनका भला करने में, उनकी हेल्प करने में या उनके लिए कुछ करने में गर्व महसूस करते हैं। हमें लगता है ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी जवाबदेही है। लेकिन जिस दिन और जो महिला है, महिला हमेशा से मैनेजर के रोल में रही है। महिला एक हमेशा से क्रिएटर रही है। उसका काम है घर बनाना, बच्चे पैदा करना, आपके संस्कारों को सँभाल के रखना, बच्चों को शिक्षा देना और आप बेसिकली क्या है, जो आदमी है ना वो भविष्य की तैयारी करता है। आदमी सोचेगा मुझे घर बनाना है, मुझे फाइनेंसेस इकट्ठे करने हैं, मुझे इंश्योरेंस करने हैं, मुझे अच्छी गाड़ी खरीदनी है, मुझे मेरे बच्चों के लिए उतना सेव करना है कि हायर स्टडीज़ के लिए पैसा हो। वो भविष्य सोचता है। औरत आज सोचती है कि मेरे बेटे का आज बर्थडे है, केक मुझे चाहिए चॉकलेट का, उसके ऊपर मुझे थोड़े से लाल पीले कुछ थोड़े स्पार्कल्स चाहिए और मुझे कैंडल्स चाहिए वैसी और मुझे नाम वाला वो चाहिए और इसके साथ में इस तरह की लाइट होनी चाहिए और हम ये मेन्यू में रखेंगे, इसको बुलाएँगे। वो बड़ी एक्साइटेड होती है उस बर्थडे के लिए। पति को फ़र्क नहीं पड़ता, वो बर्थडे के 5 मिनट पहले आएगा, हो सकता है ना भी आ पाए। तो औरत वर्तमान सोचती है, आदमी भविष्य सोचता है। औरत ये सोचेगी कि आज क्या अच्छा हो जाए, आज हम चलें कुछ बाहर खा के आते हैं, आज हम चलते हैं घूम के आते हैं, आज हम कुछ प्लान करते हैं कि कहीं हम एक हॉलिडे प्लान करते हैं। तो औरत आज का सोचती है। औरत ये सोचती है कि मैं मेरे घर में ऐसे पर्दे लगा लूँ, ऐसे सोफ़े रख लूँ, मैं इस तरह का पेंट करवा लूँ या मेरे घर में कुछ फूलों के बुके रख लूँ। औरत आज सोचेगी, वो आज को खूबसूरत बनाना चाहती है। मर्द हमेशा भविष्य को खूबसूरत बनाने की सोचता है, वो उसको मजबूत करने की सोचता है। तो आदमी पिलर है, औरत खूबसूरती। जिस दिन औरत पिलर बनने की कोशिश करती है और आदमी को दूसरे रोल में आना पड़ता है, वहाँ सब गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि आपकी प्रकृति चेंज हो गई। तो जो प्रोटेक्टर था, उससे प्रोटेक्शन का रोल आपने छीन लिया। जब औरत कमा रही है, आदमी नहीं कमा रहा है, तो क्या हुआ? उसका ईगो हर्ट होगा। भई घर चलाना तो मेरी ज़िम्मेदारी है। अक्सर मैंने देखा है, लव मैरिज है, शादी हो गई, लड़की कमाती है, लड़का अभी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। शादी हो गई, 2-3 महीने में डिवोर्स होना हो। क्यों होना है? लड़के का ईगो हर्ट होगा। अब मैं इसके दिया हुआ खा रहा हूँ, मैं इसके टुकड़ों पे पल रहा हूँ। भले कोई नहीं बोल रहा है, उसके दिमाग में ये पागलपन चलता रहेगा क्योंकि मेल ईगो बहुत खतरनाक होता है। वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, वो प्रोटेक्टर है। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई मुझे दूसरा कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई दूसरा मेरा घर चला रहा है। तो जब तक लोग उस पे आश्रित हैं, वो मौज में है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको 4 दिन खाना नहीं मिलेगा, नाइटें करेगा, वो ओवरटाइम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन
उससे उसका रोल छीन लिया जाएगा ना, समस्या हो जाएगी। तो अगर औरत प्रोटेक्टर के रोल में आ गई तो घर में सत्यानाश होना तय है। अच्छा, पहले ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो ये टर्म यूज़ किया जाता था कि जब तुम्हारी शादी अगर हो रही है तो तुम्हारी डेड बॉडी भी वहीं से उठेगी, लड़की की। तो ये एक दिमाग में भरा जाता था। फिर वहाँ जाके ये भी था कि लड़की पहले नहीं कमाती थी इतना, सिर्फ लड़कियाँ घर संभालती थी। तो जब से लड़कियों ने जॉब करना शुरू करा, जब से लड़कियों ने बाहर जाना शुरू किया, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, वहाँ से आर्ग्यूमेंट। एक अभी रिसेंटली मैं एक वो भी देख रही थी, ने कहा था कि जब तक लड़की या कोई भी मुंह न खोले या जवाब न दे तब तक तो वो संस्कारी है, बहुत अच्छी है, और जब जिस दिन वो जवाब देना या अपनी बात कहना शुरू कर देती है तो वो बहुत बदतमीज। तो ऐसा भी डिपिक्ट किया जाता है। बिल्कुल है, इस पे आपको क्या कहना है? बिल्कुल है। देखिए, ये कप है, कप है, कप के अंदर चाय है। सालों पहले जो चाय थी उसका स्वरूप बदल गया, आज वो कॉफ़ी हो गई, कप अभी भी वही है। तो जो रूल उस समय पे जो चाय के लिए थे, रूल आज भी वही है, लेकिन ये कॉफ़ी हो चुकी है। तो उस समय जो रूल थे कि जिस घर में जाओगे वहीं से आपकी डेड बॉडी निकलेगी, उस समय पे जो रूल थे कि जिस घर में आपकी शादी होके जाएगी वहीं से आपकी डेड बॉडी निकलेगी, तो उस समय समाज वैसा था, परिवार वैसा था, रोल लोगों के ऐसे थे, और हर चीज़ अलाइन थी उस सिस्टम के हिसाब से। आज सिस्टम अलग हो गए हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते नहीं हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। अब हम सोचे कि हम बाबा आदम के रूल आज भी उन औरतों पे लगा देंगे, तो ऐसे कैसे होगा? क्योंकि औरतें बदल गई हैं अब हर इंसान बदल गया है। आप ये देखिए कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, 4-4 भाई होते थे, एक फैमिली में रहते थे, कोई डिस्प्यूट नहीं होता था, और जो सबसे बड़ा भाई होता था वो फैमिली चलाता था। लेकिन आज की इरा में भाई-भाइयों में जलन हो गई है, प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, माँ-बाप के हिस्से के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आप ये देखिए ना, आप लड़की से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेंज हो रही है? आप भी तो चेंज हो रहा है, पूरा इरा ही चेंज हो रहा है। देखिए, सोसाइटी जैसी है, उस समय पे सोसाइटी वैसी थी कि औरतों को वैसे रहना पड़ता था। आज औरतें चेंज हो गई हैं, सोसाइटी चेंज होने को तैयार नहीं है। हम आज भी ये चाहते हैं कि औरतें दब के रहें, घूंघट में रहें, किसी के सामने ज़ुबान नहीं खोलें। तो क्या होगा कि डिवोर्स होंगे घरों में, और आजकल वही हो रहा है। जैसे ही बहू आती है, दूसरे दिन से आप जज करना चालू कर देते हो, अरे इसने तो पैर ही नहीं छुए, ये तो 8 बजे उठ रही है, दिन दिन भर अपने मायके में बात कर रही है। तो क्या हुआ कि जिस इंसान की आप कमियां पहले दिन से निकालना चालू कर दोगे ना, फिर आप उसमें अच्छाई कभी देख ही नहीं पाओगे। क्योंकि किसी भी इंसान की छवि बनती है ना, जैसे मैंने पहली बार आपको देखा, तो आपकी एक छवि मेरे मन में बन गई। अब वो छवि सिर्फ आपकी शक्ल को देख के बनी है, आपकी वाइब्रेशन से बनी है। उसके बाद में जैसे जैसे मैं आपसे बात करूंगा, आपके बिहेवियर को देखूंगा, आपके बातों को देखूंगा, आपकी नॉलेज को देखूंगा, तो उसके साथ साथ मेरी जो सोच है, तो आपकी जो छवि मैंने बनाई थी उसमें अमेंडमेंट होंगे। तो पहली बार जो छवि बनी, हो सकता है आपके फ़ोन पे बात करके ही बनी कि एक ऐसी लड़की होगी, ऐसे कपड़े पहने हुए होंगे, इस तरह से बात करती होगी, एक छवि बन गई मन में। फिर जैसे जैसे मैं आपको जानूंगा, आपकी उस छवि में अमेंडमेंट होते जाएंगे। करेक्ट। लेकिन अगर आपने किसी इंसान की छवि तीसरे दिन से ऐसी बना ली कि तो ऐसी है, ये घर तोड़ेगी, तो उस छवि में अब अमेंडमेंट आप अपने, जो आपने एक परसेप्शन बना के उसके हिसाब से ही कर रहे हो, कि अगर वो बात कर रही है तो अरे ऐसा तो कोई दूसरे लड़के से बात कर, माँ से बात कर रही है, दिन दिन भर बात हो रही है, इसकी माँ सिखा रही है, ये घर तोड़ेगी। आज इसने ये बात बोली है ना, इसकी माँ ने सिखाई होगी, उसी से तो बात करती है ये, वही घर तोड़ रही है। अच्छा, क्योंकि हम जब बच्चे को, जब से बच्चा पैदा होता है तब से दिमाग में बहुत सारी चीज़, तो जब मेरा मतलब है पेरेंटिंग, जब हम लोग किस टाइप की पेरेंटिंग आजकल लोग कर रहे हैं या पहले करते थे, क्या कहना है? देखिए, पेरेंटिंग की सबसे बड़ी समस्या बहुत से लोगों के साथ जो होती है, माँ बाप को लगता है कि आप उसके मालिक, आप एक जरिया हो उसको इस संसार में लाने, आप मालिक नहीं हो उसके। जब आप अपने हिसाब से उसकी लाइफ को चलाने लगते हो, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी तो जी ली, अब आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे की ज़िंदगी जीना चाहते हो। किसी दूसरे की ज़िंदगी को जीने का आपको अधिकार नहीं। आप उसके मालिक नहीं हो, आप उसके माँ बाप हो, आप इस संसार में उसको लाए हो, उसके जीवन का मालिक वो खुद है। आप उसको बता सकते हो कैसे जीना है, कैसे अपने करियर को बनाना है, किस तरह के दोस्ती लोगों से
किस तरह के लोगों से दोस्ती करनी है, किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, लेकिन आप थोप नहीं सकते अपने डिसीजन उनके ऊपर। माँ बाप आजकल थोपते हैं अपने डिसीजन। अब जैसे बचपन में क्या होता है, आजकल समस्या क्या है, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि दोनों लोग कमा रहे हैं, बच्चों को नौकर पाल रहे हैं। अब जिन बच्चों को नौकर पालेंगे, उन बच्चों में अगर आप सोचो कि आप अपने पारिवारिक संस्कार संस्कार डाल दो, आप उनको इमोशनली उतना अटैच कर सको अपने आप से, या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे होने का, वो तो होना नहीं है, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है। आप सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, दिन में नौकर उनको पाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। तो माँ बाप पूरे क्लूलेस हैं, आप पैसे कमाने में लगे हुए हो। और हमारे सोसाइटी की समस्या ये है कि हम हर चीज़ को आजकल पैसे के हिसाब से ही सोचते हैं, समझते हैं, उसी के इर्द गिर्द दुनिया घूम रही है। तो आज की डेट में जो शिक्षा भी हम अपने बच्चों को दे रहे हैं ना, इसलिए नहीं दे रहे कि जिससे वो समझदार बने या जिससे वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। हम बच्चों को शिक्षा भी इसलिए दे रहे हैं कि ज़्यादा पैसा कमा सकें, जिससे समाज में हमारा झंडा ऊंचा हो सके, हमारे अहंकार को ये पोषित कर सके। माँ बाप की समस्या ये है, उनको ये लगता है कि ये बड़ा पैसा वाला हो जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा तो हमारा नाम संसार में होगा, हम बहुत दुनिया में हमारा बहुत वाहवाही होगी। तो आप अपने अहंकार के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने बच्चों को साधन के लिए यूज कर रहे हो, आप अपने बच्चों को साधन की तरह यूज कर रहे हो, जिससे वो आपके अहंकार को पोषित करें। चाहे वो उनका करियर हो, कुछ बनना हो, वहां भी आप ये दिखाओगे, अरे मेरे बेटे को मैंने डॉक्टर बनाया, मेरे बेटे को मैंने आईपीएस बनाया। आपने नहीं बनाया साहब, बच्चा अपनी मेहनत से बनाए। आप खुद बन जाते ना, आपको किसने रोका था? आपका किसी ने हाथ पकड़ा था क्या? आप क्यों नहीं बन गए आईपीएस? आप क्यों नहीं बन गए डॉक्टर? उसकी जिंदगी तुमने हराम कर दी है पूरी, डॉक्टर बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए। तुमने खुद क्यों नहीं किया वो काम? तुम्हारे बस का नहीं था ना, उसके बस का है। लेकिन जो तुम्हारी हताशा है, जो तुम्हारी खुद की जो कुंठा है, वो तुम अपने बच्चे में निकाल रहे हो। उस बच्चे की जिंदगी तो तुम बर्बाद कर ही रहे हो। और ऐसे बच्चे अक्सर क्या होते हैं, ये बाद में डिप्रेशन में जाते हैं, ये बच्चे बाद में सुसाइड करते हैं, ये बच्चे बाद में गलत डिसीजन लेते हैं। सबसे अगर किसी को दोष देना चाहिए ना, किसी की बुराई का, या किसी, आज जो क्रिमिनल्स बन रहे हैं, जो लोग बेईमान बन रहे हैं, चोर बन रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं उनमें सारी उनकी गलती है, कहीं नहीं उनके पेरेंट का रोल होगा। अगर उनके पेरेंट्स की पेरेंटिंग ठीक होती तो वो लड़का आज चोर नहीं बनता, वो आज अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता, वो आज स्कैम नहीं कर रहा होता। तो सबसे पहले तो उनके परिवार वाले, उनके पेरेंट्स दोषी हैं उस चीज़ के लिए। अच्छा, आपने एक रील डाली थी कि जो माँ बाप क्यों वृद्धाश्रम में हैं, वो खुद अपने रीजन। बिल्कुल, आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। आज जो लोग वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं ना, ऐसी बात नहीं है कि वो पूरी तरह से अच्छे हैं, बहुत सही हैं। कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी, कुछ ना कुछ तो कांड किए होंगे तुमने, इसलिए आज वृद्धाश्रम में पड़े हो। तो अगर 70 साल में तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम्हारे पास रहने को नहीं है, तो 70 साल तुमने किया क्या, ये बताओ। लेकिन तुम बहुत सारे की तो बच्चे घर भेज देते हैं सब ना। फालतू बातें हैं। परवरिश आपने बच्चों को दी है, पढ़ाया लिखाया आपने है, सीखा तो आपसे ही होगा ना। ये सब फालतू की बातें हैं। मैं कह रहा हूँ जितने बुढ़े परेशान है ना आज की डेट में, मैं कह रहा हूँ 70% बुढ़े उनमें से अपने कर्मों की वजह से भोग रहे हैं। इस दुनिया में हर आदमी अपने कर्मों का भोगता है। अभी मेरे पास एक केस आया, एक लड़का है 30 साल का, उसके पिता की उसकी बीवी से नहीं बनती है, मतलब बहू और ससुर में कुछ झगड़ा है आपस में। अब ससुर देखो कितना कुकर्मी, मैं कुकर्मी बोलूंगा, छोटे लड़के की शादी करी, आपने शादी के कार्ड में बेटे बहू का नाम नहीं दिया है। अब आप समाज को क्या दिखाना चाहते हो कि आप कितने बड़े बेवकूफ हो, कितने बड़े गधे हो कि आप अपने खानदान की छीछा लेकर सब जगह करा रहे हो। कोई कितना इंटॉलरेंट हो सकता है कि शादी जैसी जगह पे आप अपने बेटे बहू को नहीं बुला रहे हो। ठीक है, उन्होंने गलतियां करी होंगी, मानते हैं हम, खूब बुरे काम किए होंगे, लेकिन आप सही कहां से हो सकते हो जब आप 60 साल में तुमको इतनी अकल नहीं है कि तुम पूरे खानदान का बट्टा लगा रहे हो, तो तुम बच्चों को कैसे गलत बोल सकते हो? भाई इतनी सेंसिटिविटी सब में होती है कि मेरा खानदान का काम है। जी, आप अकेले इंडिविजुअल नहीं हो, एक पूरी श्रृंखला का हिस्सा हो आप। एक जनरेशन टू जनरेशन आ रही है, आपके 4 फादर्स, एक जनरेशन चली आ रही है। आज आप कोई भी गलत काम करोगे ना, वहां से आपकी जनरेशन बदलेगी। आज आप धर्म परिवर्तन करते हो, यहां से आपकी जनरेशन बदल जाएगी। आज आप रेप के केस में जेल जाते हो, आपकी जनरेशन बदल जाएगी। आज आप किसी का मर्डर करते हो, आपकी जनरेशन बदल जाएगी। कोई भी काम आज आप करते हो, आपकी आगे की जनरेशन बदल। तो बहुत जरूरी है
इतनी सेंसिटिविटी होना कि यार मैं मेरे बच्चों के साथ में ऐसा कर रहा हूँ। 60 साल में तुमको इतनी अकल नहीं, तुम कर क्या रहे हो? किससे बदला ले रहे हो? अपने बच्चों से, अपने खानदान से? किससे बदला ले रहे हो? इतने टॉलरेंट तो रहो कम से कम कि आज तुम्हारी एज होगी तो मरने को हो, 5-7 साल में मर जाओगे। आज जो बच्चे हैं उनको पूरा जीवन जीना है, तुम संसार के सामने ऐसा ठप्पा लगा रहे हो उनके ऊपर कि उन बेचारों को गलियों में से छुप छुप के निकलना पड़ेगा, मुंह छुपा के जाना पड़ेगा। तो तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम कितने महान हो और बच्चे तुम्हारे कितने नीच है? ये तो कमी है ना कहीं ना कहीं। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या बोलोगे? तो दुनिया में देखो, लोग कहते हैं माँ बाप गलत नहीं होते हैं, माँ बाप भगवान होते हैं। माँ बाप भगवान नहीं होते हैं। आज अगर कोई रेपिस्ट है वो भी माँ बाप बनेंगे आगे जाके। आज कोई रेपिस्ट है वो भी बाप बनेगा। आज कोई चोर उचक्का है वो भी बाप बनेगा। क्या सारे भगवान हो गए? बुढ़ापा सबको आता है, चाहे अकलमंद हो, चाहे बेवकूफ़ हो, चाहे चोर हो, चाहे बेईमान हो, चाहे रेपिस्ट हो, सबको बुढ़ापा आता है। क्या बुढ़ापे में जाके सारे दूध में धुल गए? क्या वृद्धाश्रम में जाके बैठ के सारे दूध में धुल गए? क्या मंदिरों में सर पटक के सारे दूध में धुल गए? नहीं साहब, ऐसे नहीं होता है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो बुराई है वो बुराई है, वो चाहे बाप है तो बुरा है, चाहे माँ है तो बुरी है, बेटा है तो बुरा है। हमारी समस्या क्या है कि हमारे समाज में एक जबरदस्ती में कुछ बेवकूफ़ियों को, कुछ भ्रांतियों को ऐसे फैला दिया कि साहब माँ बाप तो भगवान है। माँ बाप भगवान नहीं है। माँ बाप हैं, सही हैं गलत हैं, अगर आप उनको पॉइंट आउट नहीं करोगे तो ये चीज़ें ठीक भी नहीं होंगी। और मैं बता दूं, आज की डेट में जो कंडीशन है बूढ़े लोगों की, जो 60s की जनरेशन है, जो 70s की जनरेशन है, ये 15-20 साल की जनरेशन है जो आज 50-60 में बैठे हुए हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा मतलब बहुत रिजिड हैं। ये किसी के सुनने वाले नहीं है। क्योंकि ये उस समाज से आए जहाँ पे इनके पास कुछ नहीं था। गांव से निकले, पहले सारी जनरेशन गांव में रहती थी, गांव से निकले, शहरों में आए, कमाया धमाया, खूब पैसा कमाया। जब आप गांव से निकले तो अहंकारी बन गए आप। कहीं गांव में थे, खेती बाड़ी करते थे, ना खाने को था ना पहनने को था। शहर में आए, कमाने लगे, घर बना लिए, पैसे वाले हो गए। अब तुम इतने अहंकारी हो, किसी के सुनने को तैयार नहीं हो। सेल्फ मेड हो ना, अहंकारी हो ना, तो अब तुम्हारे बच्चों से कंपटीशन है। मेरा बच्चा, मैंने देखा है माँ बाप और बच्चों में कंपटीशन। बाप अपने बेटे से कंपटीशन कर रहा है कि मेरे से बड़ी गाड़ी इसने कैसे ले ली। अब इसको आप क्या बोलोगे? आप इस बात को स्वीकार ही करने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकल जाए। इस बात को आप क्या बोलोगे? करेक्ट बात। तो देखिए, जो बुरा है वो बुरा है। किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। हमारी दिक्कत क्या है कि हम कारपेट के नीचे हमारी गंदगी को दबा के रख देते हैं, और कारपेट के नीचे गंदगी को दबाने से गंदगी खत्म नहीं होती है। जहां पेरेंट्स गलत हैं बोलना पड़ेगा। बहुओं की जिंदगी आज हराम है सासों की वजह से। क्यों? साहब, तुम बच्चे पे कब्जे छोड़ने को तैयार नहीं हो। तुमने तो पकड़ के रखा है उसको कि हम तो इसको जाने नहीं देंगे। एक लड़की दूसरे घर से आई है, सारा संसार छोड़ के आई है, उसका अधिकार है आपके बच्चे पे, लेकिन मजाल है कि तुम 1 सेकंड के लिए इसको खाली छोड़ो। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे, मेरे पास आते हैं 10-12 केसेस मेरे पास 2 साल में आए हैं, जहां पे 25-30 साल का लड़का तक माँ के साथ सो रहा है, वो बीवी के साथ आ ही नहीं रहा है। और बीवी के साथ में 2 मिनट बैठ जाए तो माँ बैठने नहीं देगी। औरतें कंप्लेंट करती हैं हमारी सास हमें साथ में बैठने नहीं देती है, बात नहीं करने देती है। तो आप इसको क्या बोलोगे? स्वतंत्र थोड़ी हो गई, वो है तो बहू, तुमसे 30-35 साल छोटी है। तो मतलब हमें थोड़ा तो टॉलरेंट बनना पड़ेगा। अब देखो, एक 25 साल के इंसान से आप एक्सपेक्ट करो कि वो हर चीज आपके हिसाब से करेगा, साहब वो तो नहीं करेगा। उसका भी ईगो है, आपका ईगो तो उसका भी ईगो है। और अगर आप ये दिखाओगे साहब हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ये बिल्डिंग हमारी है, ये सोना चांदी हमारा है, ये बैंक बैलेंस हमारा है, और इसके वजह से मजबूर करके कुछ भी करा लेंगे, तो मैं बताऊं आज की जनरेशन खूब कमाती है। आज के नए नए लड़के 25-30 साल के लड़के लाख लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं। उनको नहीं चाहिए तुम्हारी पेंशन, उनको नहीं चाहिए तुम्हारा घर, तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम रखो अपने पास। और यही हो रहा है। इस वजह से आज देखो बूढ़े लोग क्यों घरों में पड़े हो अकेले। ऐसी बात नहीं कि बच्चे नहीं रखना चाहते हैं, तुम लायक नहीं हो रखने लायक। अगर तुम रखने लायक हो, दिक्कत क्या है इसको? मेरे घर में अगर मेरा बच्चा है और मेरे माँ बाप है तो उसकी सेवा ही कर रहे हैं ना, बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। मेरे घर में कोई बड़ा है जो मुझे गाइड कर रहा है, तो कौन नहीं चाहता माँ बाप मेरे साथ में रहें। देखिए, आप उस लायक हो ना तो सारी दुनिया आपको लाइक करेगी, आपके ना सानिध्य में आने की कोशिश करेगी, आपको अपने साथ रखना चाहेगी। लेकिन तुम लायक नहीं हो ना, तो तुम भले कितने बड़े महात्मा बने रहो, कितने अच्छे बने रहो, तुमको कोई नहीं पूछेगा। बने रहो तुम बूढ़े। ऐसा अच्छा, थोड़ी कि बूढ़े होने से अकल आ गई। पहले के ज़माने में बहुत फिजिकल असॉल्ट होता था, क्योंकि लड़कियां नहीं कमाती थी उस टाइम पे, वो सिर्फ घर संभालती थी। उनके पति भी मारते थे, उनके जो इन लॉज थे वो भी उनको मारते थे। लेकिन आज के ज़माने में तो मार पिटाई नहीं होती, बहुत कम केसेस, या गाँव वाँव में देख लिए जाएँ तो देख लिए जाएँ। लेकिन आजकल फिर भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए, पहले मेंटल हेल्थ कम खराब होती थी, फिजिकल हेल्थ ज़्यादा खराब होती थी।
पहले मारपीट करते थे, तो पहले क्या है समाज में, और मतलब पहले क्या होता था, पहले के जो समाज था वहाँ पे आदमी का हमेशा से ये रहता था कि हम औरत को दबा के रखें। मतलब अगर आपकी औरत आपसे दबी हुई है, बीवी आपसे दबी हुई है, तो आप बड़े सामाजिक तौर पे बहुत आपका नाम रहेगा, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, क्योंकि आपकी बीवी आपसे दबी हुई आपके हिसाब से चलती है। तो पब्लिक प्लेस में बीवी को थप्पड़ मार दिया, मारपीट कर दी, या घर में मारपीट कर दी, वो इसलिए होता था कि औरत दबी रहे। और वो कुछ कुछ टाइम बाद टेस्ट करते रहते थे कि क्या दब रही है, नहीं दब रही है, क्या मेरा दबदबा की बाकी है कि नहीं है। तो उस समय पे मेंटल हेल्थ इसलिए भी खराब नहीं होती थी, कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये होगा, क्योंकि हर दूसरे घर में होता था, हर दूसरे इंसान के साथ होता था। और कुछ कमाते भी नहीं थे तो ऑप्शन भी। बिल्कुल। तो क्या होता था कि आपको पता है कोई ऑप्शन नहीं है, और आपको पता है पिटना है, पिटना है। अब जो आदमी आज सुबह से शाम तक ऑफिस आ रहा है, उसको पता है दिन भर यहीं रहना है, तो जो भी होगा झेलेगा वो, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है जाने का। ऐसे ही उसको पता है कि इस घर में मैं आ गई हूँ, यहीं से मुझे मर के निकलना है, ठीक है देखी जाएगी, जो एडजस्ट करेंगे। डिवोर्स तो हो नहीं सकता। आज के समय में अब क्या हो गया है, क्योंकि सब कमा रहे हैं, हमें मुझे पता है कि आज अगर कुछ बात होगी, दूसरे दिन उठ के चली जाऊंगी, पीजी में रह लूंगी, मायके वाले नहीं रखेंगे तो मैं मेरा खर्चा चला सकती हूँ। तो क्या जरूरत है उसको दबने की, वो क्यों दबेगी। तो अब समस्या ये है कि अब औरतें, लड़कियां दबने को तैयार नहीं है। इससे दिक्कत क्या हुई कि धीरे धीरे अब समाज का स्वरूप बदल रहा है। जैसे जैसे लड़कियों ने आवाज उठाना चालू करी, वैसे वैसे अब क्या हो रहा है, घर टूट क्यों रहे हैं, क्योंकि समाज बदलने को तैयार नहीं है। लड़कियां बदल चुकी हैं, और लड़कियां बदल चुकी हैं तो समाज को भी तो बदलना पड़ेगा। और मैं बताऊं, नई जनरेशन आई है, वो बदल रही है, लेकिन अब दिक्कत पता है क्या है, जब ये नई जनरेशन बदल के इस लेवल पे आएगी, तब तक उसकी नई वाली जनरेशन और ज्यादा एडवांस हो जाएगी। तो ये सदियों से चला आया है। जो सास, जो बहू, जो औरत कभी अपनी सास को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, वो चाहती है कि उसकी बहू उसको सेटिस्फाई करे। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है शोषण, कि उसकी सास अपनी बहू को परेशान कर रही है, या अपनी बहू को परेशान कर रही है, और आपकी बहू अपनी बहू को परेशान करेगी। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है ये, किसी न किसी को तोड़ना पड़ेगा ना सिस्टम। भाई आप ही तोड़ दो, जरूरत क्या है। अब आपको पता है आपकी सास ने आपको खूब परेशान किया, तो अब आप अपनी बहू का ध्यान रख लो। और मुझे समझ में नहीं आता है, देखिए मैं जो मानता हूं कि एक ही घर में आपको रहना है, उसी के साथ सुबह शाम उसको देखना है, तो उससे आप बढ़िया से क्यों नहीं रह सकते हो। एक अच्छे घर की परिभाषा अगर कोई मुझे पूछेगा, ऐसा घर जहाँ पे एक दूसरे से लोग प्रेम करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए चाहिए क्या। लोग ही तो चाहिए। लोग आपके पास हैं, एक माँ है, एक बाप है, एक बेटा, एक बहू है, सब कुछ तो घर में है। यही चाहिए स्वर्ग बनाने के लिए। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। समस्या क्या है, समस्या है कि अपनी अपनी एक उसमें मतलब कहते हैं ना, कूप मंडूक बन के अपनी अपनी दुनिया बना के बैठे हुए हैं। वो भी तो बहुत बड़ी चीज हो गया ईगो है। छोड़ने को तैयार नहीं हो। यही हस्बैंड वाइफ के साथ में है। देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप शाम को अगर हस्बैंड घर पे आ रहा है, घर पे आएगा, बीवी ने दरवाजा खोला, उसका बैग उठाया, उसको पानी दिया, और वो फिर जूते वूते उसने उतारे, उसके बाद में खाने के टेबल पे बैठे, खाना खाया, साथ में फिर सोफे पे बैठे हैं, गले में हाथ डाल के टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। शाम को एक बहुत अच्छा उन्होंने टाइम स्पेंड किया। वहीं एक आदमी घर में आया, दरवाजा उसने कुंडी खटकाई, उसने दरवाजा खोला, वो आया, बैग उठाया, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। फिर उसने बैग उधर पटक दिया, रूम में चले गए, वो अपने अलग सो रहा है, ये अपने अलग सो रही है। सवेरे उठे, फिर टिफिन बना के पटक दिया, लो जाओ। तो आप बताओ, आपको उसी इंसान के साथ जीवन भर रहना है, उसी के साथ जीवन बिताना है, तो फिर सही से क्यों नहीं रह लेते हो। जो भी आपके बीच में क्लैशेज हैं, एक दिन बैठो, डंडे लेके एक दूसरे के सर फोड़ो, ठीक है, उसके बाद में कंक्लूजन निकालो कि अब जीना कैसे है, ठीक है। तो आप एक सेचुरेशन पॉइंट पे तो पहुंचो कि यार अब अपने को ये करना है। समस्या पता है क्या है, मैंने ऐसी ऐसी शादियां देखी हैं, 40-40 साल तक एक दूसरे को झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता यार, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, 40 साल तुमने लड़ते लड़ते बिता दिए, ये तुम प्यार से भी तो बिता सकते थे। नुकसान किसका हुआ ये बताओ इसमें। किसी दूसरे का नुकसान हुआ, आपके बच्चे बर्बाद हो गए। आज जहाँ पे डिवोर्स हो रहे हैं ना, माँ बाप में नहीं बन रही है, डिवोर्सेज हो रहे हैं, या माँ बाप अलग रह रहे हैं, सबसे ज्यादा उनको ये एहसास ही नहीं कि आप अपने बच्चों की जिंदगियां खराब कर रहे हो। आज किसी बच्चे को जहाँ पे उसके माँ बाप में डिवोर्स हो गया है, आपको लगता है कि वो बच्चा अपने पार्टनर के साथ में सही से जी पाएगा। पहले दिन से वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये इसमें कमियां क्या क्या हैं, क्यों उसने देखा है अपने माँ बाप को झगड़ते हुए एक दूसरे की कमियों। अच्छा, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं जानना चाहूँगी बस जाते-जाते, बस आधा मिनट में बता दीजिए कैसे रिलेशनशिप को सेव कर सकते हैं? देखिए रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है किसी एक को बेवकूफ बनना पड़े। अगर दोनों समझदार हैं तो रिलेशनशिप नहीं। देखिए
ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए, और ज़रूरी नहीं है कि हर मुद्दे पे बोला जाए या उसको अपोज़ किया जाए। कई बार कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना चाहिए। और बेवकूफ़ बनने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। आप उससे ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को अहमियत दे रहे हो। ये मेरी बीवी है, कुछ गलती कर रही है कोई बात नहीं है, मेरी बीवी है, मेरा साथ देगी, बुढ़ापे तक मेरा साथ देगी। जब मैं कभी फँसूँगा, कभी दिक्कत में आऊँगा तो तब यही मेरे साथ में खड़ी होगी। ये पूरा संसार छोड़ के मेरे साथ आई है। तो ये आपको एक एहसास रखना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आप हस्बैंड वाइफ में कितना भी झगड़ा हो जाए, रात में जिस मूड में आप सो रहे हो ना, सुबह उस मूड से आपको उठना नहीं। आप सुबह उठो, रात की सारी बातें भूल, जो भी हुआ है। और जब भी कोई कन्फ्यूजन हो, असम्पशंस मत लगाओ, आप बैठ के बात करो। हस्बैंड वाइफ बात नहीं करते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी इशू है ना, क्या होगा, आप आधा घंटे लड़ोगे झगड़ोगे लेकिन एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। लेकिन अगर आप बात नहीं करोगे और दो दो दिन तीन तीन दिन मुंह फुला के घूम रहे हो इधर उधर, उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके रिलेशनशिप और खराब हो। और एक बात, मैं एक चीज़ और बोलूंगा, कपल में झगड़े होना भी बहुत ज़रूरी। उनमें पहले मिस बोलते थे प्यार बढ़ता है। देखिए, प्यार बढ़ता है उसका मतलब क्या है, जब कपल में झगड़े होते हैं तो क्या होता है, ये एक साइन है कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो। अगर झगड़े नहीं होंगे ना रिलेशनशिप में, तो आप समझ जाओ किसी एक ना एक का शोषण हो रहा है। आप दोनों को आवाज उठाने का अधिकार है। आपको कंप्लेंट कोई कब करता है, जब उसको लगता है कि सुधार हो सकता है, ये व्यक्ति बदल सकता है, तब वो कंप्लेंट करता है। जिस दिन कंप्लेंट करना कोई बंद कर देना, आप समझ जाओ कि अब उसको आपसे उम्मीद नहीं है और वो रिश्ता खत्म हो चुका है। रिलेशनशिप में एक चीज और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आप स्वीकार करो कि आप दोनों अलग हो, और आपकी जो डिमांड की लिस्ट है उसको आप भूल जाओ। जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार कर लो कि हाँ ठीक है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है। जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे ना, उस दिन उसकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। लोग कहते हैं ना 36 के 36 गुण मिलना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ 36 गुण मिलने चाहिए। मैं कह रहा हूँ जितने कम गुण मिले उतना अच्छा है। जो गुण आप में है, अगर हस्बैंड गुस्सैल है और पत्नी थोड़ी सॉफ्ट है, अगर हस्बैंड गुस्सैल है और वाइफ उसकी अगर सॉफ्ट है, तो उनमें निभ जाएगी। दोनों गुस्सैल हो तो एक दूसरे के सर फोड़ेंगे। हस्बैंड ज़्यादा पढ़ा लिखा है और बीवी अगर कम पढ़ी लिखी है, तो उनमें अच्छी निभेगी। क्यों? उनमें क्लैशेस नहीं होंगे। हस्बैंड अगर बहुत गंदा रहता है और बीवी साफ सुथरी रहती है, तो हस्बैंड अगर गंदगी करेगा तो बीवी साफ कर लेगी। दोनों गंदे हैं तो ऐसे कचरे में पड़े रहेंगे। और दोनों सफाई पसंद है ना, तो वो ओसीडी में ऐसे ही चप्पल जूता ठीक करते रहेंगे दिन भर दिन भर। अगर दोनों खर्चीले हैं तो भी बर्बाद होना है। क्यों? क्योंकि आप 20-22 तारीख तक सब कुछ खत्म कर दोगे, फिर 10 दिन आप ऐसे फापे पड़ेंगे आपके यहाँ पे। तो जरूरी है कि जो डिफरेंसेस है वो होने चाहिए। लोग कहते हैं ये मेरे जैसी नहीं है, अरे आप जैसी हो ही नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। सीताराम के 36 के 36 गुण मिले, क्या हुआ, जिंदगी भर भटकते रहे, 14 साल वनवास काटा, उसके बाद में वापस आए, उसके बाद में क्या हुआ, फिर उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अलग रही वो। तो आप बताओ, 36 गुण मिलना तो कोई अच्छी बात नहीं है। कम गुण मिले तो 36 आपके 36 उसके, 72 गुण हो गए आपके घर में। ये जरूरी है शादी। तो थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।